आ जाओ। हाँ तो बच्चे, हम स्टडी मटेरियल से चेक कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, है ना। और हमने ऑडिट का पहला चैप्टर खत्म कर लिया ऑलमोस्ट। हमने मीनिंग देख लिया, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, हमने स्कोप देख लिया, हमने एस्पेक्ट देख लिया, हमने एडवांटेज देख लिया, लिमिटेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ ऑडिट देख लिया, ये अभी देख लेंगे, क्वालिटी कंट्रोल देख लिया, और रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन देख लिया। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। आप अब बुक से रीडिंग लगा सकते हैं और इसे और स्ट्रांग कर सकते हैं। एक बार एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए लेके चलिए, क्या है, वही होगा ओपिनियन देना। आइए, कहाँ है पेज नंबर, कोई बताएगा क्या मेरे को? एस्पेक्ट देख लो एक बार, एस्पेक्ट पढ़ लिए थे क्या? घर पे पढ़ लेना, पढ़ा दिए हैं मैंने। अरे आ जाओ यार, मेरे को वो एथिकल रिक्वायरमेंट कोई दिखा दो जल्दी। इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ ली क्या? देखना यही था क्या इनहेरेंट लिमिटेशन में? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और टाइमलीनेस और अदर मैटर, यही था क्या? हाँ, कौन सा पेज है? क्या 1 पॉइंट, ये देख लिया क्या? देखना, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ऊपर ऊपर से बात कर लिए, रीड आप करोगे। आगे आ जाओ, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ लेना, ये सब बच्चों वाली चीजें घर पे पढ़ लेना भाई। ये रीड करके आना है, छोड़ना मत लेकिन यार। क्या एसए समझ लिए? एसआरईज क्या होते हैं? एसएईज क्या होते हैं? एसआरएस क्या होता है? क्या समझ लिया? क्या ये समझ लिया कौन सी सीरीज किस चीज की है? देखो 200, 230, 215, ये सब पढ़ लेना, एग्जाम्पल लिखे हैं एसए के। देखो ये एश्योरेंस स्टैंडर्ड थे, वो वाले एश्योरेंस जो मैं फोरकास्टिंग की बात कर रहा था, है ना, जिसमें हमें एश्योरेंस दूसरी तरह की देनी होती है ना, स्टैंडर्ड और एश्योरेंस एंगेजमेंट। जैसे एसएई 3400 है और एसएई 3420 है। पहला बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये फोरकास्टिंग की बात नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है? अरे बोलो। और ये कह रहा है एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। अरे प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करने के लिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने होते हैं, तो लेकिन वहां आप ऑडिट नहीं कर रहे होते, आप अपनी बस नॉर्मल एश्योरेंस दे रहे होते हो, ठीक है। यानी अरे ये देखो ना, कहीं कहीं पे ऐसा होता है स्टेशनरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बैंक मांग रहा है कंपाइलेशन को ऑडिट करके दो, तो कंपाइलेशन की जब आप ऑडिट करोगे तो ये वाला ऐसे ही लगेगा, ठीक है यार। लेकिन पढ़ लेना प्लीज बुक से, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसे। ये क्या पढ़ लिया हमने? डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये सब पढ़ लिया क्या? बहुत इसमें तो भयानक सा लग रहा है। कहां पे आ जाऊं भाई? वन, क्या है बताना? ये पढ़ लोगे, ये इजी है। कह रहा है एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम, हाँ पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा तो ठीक है। कह रहा है एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है पॉलिसी और प्रोसीजर कनेक्ट होंगे, ये वैसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ना समझ में आए तो पढ़ लेंगे, अभी मैं ये नहीं बोल रहा चैप्टर 1 खत्म हो गया है, ठीक है। आगे चले, मैं ये देख रहा था, ये क्या है? ओ हाँ, अभी रहता है ना ये रहता है, डिस्कस कर लोगे यहीं से, फिर उस दिन नोट से भी पढ़ लेंगे। आसान है ये, मैं बता देता हूँ, देखो आपको। कह रहा है भाई हम ऑडिटर है ना, हम ऑडिटर हैं तो हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट है कुछ रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी मैं एक डिस्कस करूंगा, आपको सारी समझ में आ जाएगी। जैसे क्लाइंट ने बेटा हमें घुसने दिया सिस्टम में, हम उसकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जान गए, तो क्या सबको बता दें? क्या कोई हमसे पूछ रहा है बता दें? बिना उसकी परमिशन के आप बता नहीं सकते, अनलेस कि कोई इन्वेस्टिगेशन में आपसे पूछा गया हो, तब आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, यानी अगर आप ऑडिट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, और नंबर 3,
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये आपको लगाना पड़ेगा, ये आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, और प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, ये आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं वैसे समझा सकता हूं, क्या बेटा, कबीर सिंह, सुनो सुनो, कबीर सिंह मूवी में दारू पी के ऑपरेशन करता था, ठीक तो कर देता था, लेकिन तब भी क्या उसे सजा हुई थी? सजा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो एथिकल काम नहीं करा उसने। तो ऐसे ही हम ऑडिटर हैं, तो बेटा हमारे भी कुछ एथिक्स हैं, उस एथिक्स के दायरे में रह के हमें काम करना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर का एथिक्स है कि भैया नशे में तो तू नहीं करेगा, चाहे तू ठीक ही कर रहा हो, नशे में नहीं करेगा, अगर तेरे में इतना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है तो तेरे को सजा मिलेगी। आया? तो ऐसे बेटा आप पढ़ोगे, हमारे भी प्रोफेशनल एथिक्स है, सी एक्ट के अंदर लिखे गए हैं, आप पूरा पढ़ोगे फाइनल में, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक आपको बता दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी, बताया या नहीं बताया? देखो पढ़ के देख लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर द ऑडिटर टू रिस्पेक्ट द confidentiality of information acquired as a result of professional and business relation, ठीक है। तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। आगे आ जाओ, इंट्रीगिटी पे आ जाते हैं। इंट्रीगिटी का मतलब क्या होता है? इंट्रीगिटी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश की मैडम बताइए इंट्रीगिटी का मतलब। देखो पढ़ लो, इंट्रीगिटी रिक्वायर्स द ऑडिटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बोला गया कि सर कल शाम को ना पूल पार्टी है, लेकिन आप ना जो क्वालिफिकेशन डाल रहे हो ना उसे क्वालिफाई मत करो, आप कुछ भी मत लिखो, बोल दो ट्रू एंड फेयर व्यू है, लिख दें। तो आपको इंटीग्रिटी मेंटेन कर, इंटीग्रिटी मेंटेन, इंटीग्रिटी 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 आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मैं हकलाऊं ना तुम मेरे को हकलवा दो, आ जाओ, समझ में आया? आ जाओ। इट इम्प्लाइज ए फेयर डीलिंग एंड truthfulness and effectively means that he shall not be associated with report, written communication and other information which he believes contain a materially false and misleading statement and contain the misstatement or information provided recklessly or omits required information where such omission could be misleading। समझ में आ रहा है? यानी कोई अगर गलत चीज हो रही है तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, आपको वो इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और उसको मेंटेन करते हुए आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, यानी आप देखो ये चीजें मार्क कर लेना, ये लिखना जब इंटीग्रिटी के बारे में लिखोगे, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, और क्या था? फेयर डीलिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ये सब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो आपको कैसा बनना है बेटा? हाँ, चुलबुल पांडे नहीं बनना आपको, पैसा ले लिया और केस कर दिया। समझ में आया? आपको ऑनेस्ट बनना है, ट्रूथफुलनेस दिखानी है और आपको फेयर डीलिंग में इन्वॉल्व होना है। आप किसी तरह से और कंपनी से एसोसिएट नहीं होगे, यानी आपको अपने व्हाइट कॉलर को गंदा नहीं करना, आपको एसोसिएट नहीं होना किसी भी माल प्रैक्टिस में या किसी भी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट में। अगर कोई आया है तो आपको उसे रिपोर्ट करना है, ये नहीं हाँ मैं भी आप भी मैनेजमेंट की साइड हो जाओ, तो वो इंटीग्रिटी आपकी खत्म हो जाएगी। आया या नहीं आया? चलो, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? यानी जहां पे आपको लगेगा गड़बड़ है वहीं पे आप फुल स्टॉप लगा के रुक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब आगे उस सेंस में नहीं बोल रहा ऑडिट ही नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है आप पास ऑन नहीं होने दोगे गलतियों को, आप पकड़ोगे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपने जजमेंट से। अगर आपको लग रहा है कि 100 करोड़ की कंफर्मेशन तू नहीं दे पा रहा तो आपको फर्दर क्वेश्चन करने हैं उसमें, ये नहीं करना छोड़ दो। आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपका जो माइंड है ऑब्जेक्टिव माइंड होना चाहिए। The principle of objectivity require an auditor not to compromise the professional judgment, है ना, because of biasness, conflict of interest और undue influence of other। आया? लिख दोगे? चलें आगे।
अगला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये तो बताने वाली चीज ही नहीं है, यानी आप कोई भी काम नेग्लिजेंटली नहीं करोगे। अगर ऑडिट कर रहे हो तो प्रोफेशनल जजमेंट और कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर लगा के करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल दो भैया हेलो 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 फीस पहुंचा दे, ऑडिट हो गया। तो भैया ये आपके एथिक्स में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा और आपको सजा भी हो सकती है। सही है, पढ़ो एक बारी। It requires that the auditor obtain and maintain the professional knowledge and skill at the level required to be render competent professional service based on the current technical and professional standards and legislation, and also the act diligently and in accordance with the technical and professional standard. Diligence includes the responsibility to act carefully, thoroughly and on a timely basis in accordance with the requirement of assignment. समझ में आ गया? तो यानी जो असाइनमेंट आपको मिला है आपको उसके हिसाब से अपने आप को ग्रूम भी करना पड़ेगा, आपको उतनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अपने अंदर लानी पड़ेगी, उतनी ड्यू केयर से आपको काम करना पड़ेगा। अगर काम बेटा ज्यादा बड़ा है तो आप पे वहां ज्यादा अच्छे स्टाफ लगाओगे, उन्हें अच्छे से स्किल्ड करोगे, अच्छे से उन्हें ट्रेंड करोगे। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, तो सारे हो गए क्या? हाँ, प्रोफेशनल बिहेवियर रह गया क्या? कहाँ से स्टार्ट करा हमने? जहां से। मैडम एक बार रीड करोगे? चलो मैं ही कर देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, प्रोफेशनल बिहेवियर एक बार रीड कर देते हैं, वो भी इजी है। यही बोल रहा है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है इट रिक्वायर एन ऑडिटर टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट ही नोज एंड शुड नो माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। समझ गए? यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपका वहां पे क्या हो, डिसक्रेडिट हो। मतलब वहां पे कोई गया बंदा, मान लो हमारा सार्थक जैसा बंदा वहां भेज दिया हमने, और वहां पे वो बंदों को, वहां पे बहुत सारी जूनियर है मैनेजमेंट में, उन्हें हैरास कर रहा है वो। अब कैसा वाला हैरास कर रहा है ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे को शर्म आ रही है यार, हरासमेंट तो आप जानते ही हो। अच्छा, इससे मैं एक बात और बता दूं, जब कोविड था ना, कोविड के बाद जो ऑफिसेस खुले हैं तो हमारे इंडिया के अंदर 27% सेक्सुअल हरासमेंट के केस बढ़ गए हैं। कितने परसेंट? 27% सेक्सुअल हरासमेंट के केस बढ़ गए हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आता है कि कैसी कैसी और डिसक्रेडिट वाली चीजें हो सकती हैं। वही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे भी हो सकता है, सामने वाला पर्सन डोमिनेट कर सकता है विल ऑफ द अनदर पर्सन, आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको वहां पे प्रोफेशनल बिहेव करना है, कुत्तागिरी नहीं दिखानी वहां। आ जाओ, पढ़ लो। द ऑडिटर शुड बी, ये भी पढ़ लो एक बारी, द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या बता चुका हूं ये भाई, बुरा तो नहीं लगा? अच्छी चीज दी है तेरे को तो। द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी सब्जेक्ट टू द ऑडिट। द कोड डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस एज कंपेयर कंप्राइजिंग द बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। तो दोनों तरह से आपको इंडिपेंडेंस रहना है, देख लो। ऑडिटर इंडिपेंडेंस सेफगार्ड द ऑडिटर एबिलिटी टू form an audit opinion without being affected any influences. Independence enhance the auditor's ability to act with integrity, to be objective and to maintain the attitude of professional skepticism. SQC1 set out the responsibility of the firm for quality control के लिए SQC1 में चीजें लिखी हैं कि ऐसा ऐसा आपको काम करना है। समझ रहे हो आप? SQC1 में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है जो एक ऑडिटर को निभानी है। एनहांसिंग द पॉलिसी प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। एस से 220 सेट आउट द एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस से 220 क्या बात करता है? एंगेजमेंट पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो लोग, मतलब दो पार्टनर्स मिलकर जा रहे हैं वहां ऑडिट करने। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट दीज इंक्लूड द इवैल्यूएटिंग वेदर द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट team have complied with the relevant ethical requirement. SC 220 recognize that an engagement team is entitled to rely on the firm's system in meeting its responsibility with respect to the quality control procedure. समझ में आया? कहने का मतलब यह है, अगर तीन अलग अलग लोग जा रहे हैं, तीनों ही सेम लेवल के बंदे हैं, तो तीनों को एक दूसरे के काम पे रिलाई करना पड़ेगा, आपस में नहीं भिड़ोगे आप। समझ में आ रहा है? तो ये बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आया इतना? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर पढ़ लोगे आप? हाँ, इंडिपेंडेंस इन माइंड और अपीयरेंस एक बारी पढ़ेंगे, आ जाए। इंडिपेंडेंस और माइंड और अपीयरेंस एक बारी पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस का मतलब तो आपको पता ही है, किसी भी तरह से। अरे आपने पढ़ा है क्या कंपनी एक्ट में? कंपनी एक्ट में पढ़ा है क्या 5 लाख से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए?
गारंटी का था कुछ, 5 लाख से ज्यादा इंडेटनेस नहीं होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कोई पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा? तमीज से पढ़ लेना, मुझे पता है कितना आ रहा है तुम लोगों को। हाँ हाँ वो भी, हाँ वो तमीज से पढ़ना, याद होना चाहिए आपको। द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट द प्रोविजन, सुनो ऑडिट के लिए ना बेटा, सुनो प्लीज, ऑडिट के लिए ना जो कंपनी एक्ट में प्रोविजन लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कहां से लेके बोल रहा हूं मैं? 139 से सेक्शन 148 तक, उन्हें बार बार पढ़ो घर पे। जैसे आप खाली बैठे हो, मान लो आपका मन कर रहा है सर क्या पढ़ें, ऑडिट में क्या पढ़ें, ऑडिट में अभी एक ही चैप्टर हुआ है, निकाल के वो पढ़ो। अदर मैटर पैरा में क्या था वो पढ़ो। SQC1 खोल के रीड मार लिया, नॉलेज ही तो बढ़ेगी आपकी, लिखने के लिए मसाला भी आएगा आपके पास। समझ रहे हो आप? ऑडिट में आपको समझ नहीं आएगा, लिखे क्या पेपर में? चले चलो, आपके पास क्योंकि मसाला बहुत ज्यादा होगा, वहां पे से आपको छांटना पड़ेगा लिखना क्या है। आ जाओ। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज द ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल। वही ऊपर वाली बात लिख दी। कह रहा है कि भैया अगर इंडिपेंडेंस हमारे माइंड में हो, भैया इंडिपेंडेंस हमारे माइंड में हो, जैसे मैं अभी इंडिपेंडेंट हूं आपसे, मैं आपका कोई, आपका पिताजी नहीं हूं, आपका भाई नहीं हूं, है ना, आपका टीचर हूं, इंडिपेंडेंट हूं। मैं आपको बोल सकता हूं कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, मेरे को नहीं पता घर में क्या दिक्कतें चल रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मेरा काम क्या है? मैं तो बोलूंगा पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे ही ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपकी बातों से कि भैया हम पे स्टाफ नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा, मेरे को काम चाहिए तो चाहिए। ठीक है? इंडिविजुअल अपनी इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट है। क्या आपके काम पे मैं डिपेंडेंट हूं? हाँ नहीं, तो वो इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा, वो कहेगा भैया आपसे मेरी फीस आ रही है, इतना काफी है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जो है सत्य मैं वही रिपोर्ट करूंगा। ठीक है? और ऑब्जेक्टिविटी तभी रहेगी, वरना अगर आप इन्फ्लुएंस ही हो जाओगे, इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगी, क्या घंटा ऑब्जेक्ट लगाओगे वहां पे? आप बोलोगे चल पास, कोई नहीं, 10 करोड़ के 20 करोड़ के लिया वो भी पास, 100 करोड़ के डेटर भी पास, सही है तेरी सारी सेल, सही है तेरी सारी परचेज, एंजॉय कर और मेरे को भी करवा। आया? खत्म, इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या है? द अवॉइडेंस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट विद दैट ए थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड एन ऑडिटर्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या बोल रहा है ये? पढ़ना एक बारी प्लीज, एक बारी पढ़ना। हाँ बताओ, समझ में आ रहा है क्या? थर्ड पार्टी वुड सही है, दीदी सही बोल रही है। देखो मैं भी बता देता हूँ। कह रहा है हमें अवॉइड करनी चाहिए ऐसे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस दैट सो सिग्निफिकेंट, जो कि सिग्निफिकेंट थे, दैट थर्ड पार्टी वो रीजनेबली कंक्लूड, जिससे थर्ड पार्टी ये कंक्लूड कर दे कि जो ऑडिटर है उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। सही है? तो कोई अपीयरेंस का मतलब क्या है? अरे अपीयरेंस का मतलब ये हो गया कि माइंड में तो इंडिपेंडेंस थी, जब काम करने गए इन्फ्लुएंस हो गए। समझ में आ रहा है? तो माइंड में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और काम में भी दिखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी आके बोल दे कि क्या यार तुम तो यार ऐसे कर दिया तुमने। डन?
तो अपेयरेंस मतलब काम करते वक्त भी इंडिपेंडेंस से काम करना है और माइंड में भी इंडिपेंडेंस रखनी है। सही है, ये भी पढ़ लो एक बार ही नीचे का, लास्ट है ये, बाकी घर से पढ़ लेना आप। इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना, आज के लिए इतने रखते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये पढ़ लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट था प्लीज। एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 5 पॉइंट पढ़े हमने, क्या क्या देखना है, इंटीग्रिटी, बताना क्या क्या था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर, है ना। तो इससे आप बना सकते हो निमोनिक्स, कॉप बन जाएगा क्या, कॉपी बना लो ना, कॉपी, कॉपी, सही है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपटीशन केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटीग्रिटी, सही है, चलेगा। चलो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।